क्वेश्चनों को देखेंगे जो कभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जैसे आप आरसीआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आप राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, एसएससी, रेलवे, किसी की भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, उन एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटोफिल भरने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रयुक्त होती है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस शॉर्टकट के द्वारा आप एक सीरीज वैल्यू को ऑटोफिल भरने के लिए काम में ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने बोल्ड कर रखा है तो वो हम इसमें भर सकते हैं। उसके लिए अपना आता है वो आएगा Ctrl+D। तो यहां पर हमारा रहेगा वो रहेगा Ctrl+D, Ctrl+R। तो डी का जो ऑप्शन है Ctrl+R, इसको आप देखेंगे ये ऑटोफिल भरने का काम आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। यहां पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक डिफॉल्ट नेम बताना होता है, नहीं इसका जो एक्सटेंशन जो नेम होता है फाइल का। तो पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उस फाइल को हम .pptx कहते हैं। अब यहां पर आप 3 प्रकार के क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। यहां पर देखो अगला एक्सटेंशन दिखा रखा है वो है .docx। तो .docx होता है वो एक्सटेंशन किसके काम आता है। तो ये आपको बताना होगा .docx है ये MS वर्ड में काम आता है और इसमें जो फाइल बनती है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा .docx होगा। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है .xlsx। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो फाइल बनती है इसके अंदर ये पावर पॉइंट का जो अपना जो एक्सेल होती है MS एक्सेल, उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है ये xlx होता है। और इसमें जो फाइल बनेगी वो क्या कहलाएगी, जो है वो अपनी कहलाती है इसके अंदर वर्कशीट या स्प्रेडशीट। इसके बाद में चौथा ऑप्शन इसमें है वो है .pdf। तो .pdf में क्या होता है कि इसके अंदर आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो .pdf की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी इसमें आप सिर्फ डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ सकते हैं या आपकी PDF फाइल होती है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टेब में टेक्स्ट, छवि और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड होते हैं। तो यहाँ पर आपको कमांड बतानी है कि कौन से कमांड होते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे होम। तो हमारा जो होता है यानी कि जो छवियां और जो वीडियो जो इमेज वगैरह हम डालते हैं स्लाइड में, उसके लिए जो होगा वो इंसर्ट रिबन टेब होगा। इंसर्ट रिबन टेब के द्वारा आप है वो स्लाइड में छवियां वीडियो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही आंसर है वो बोल्ड कर रखा है, अलग आपको एक कलर में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो इसमें आएगा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए और संगठित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। तो यहाँ पर आप कस्टम एनिमेशन अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो उत्तर होगा वो होगा एनिमेशन पेन। अब एनिमेशन पेन में क्या होता है, आपने जो भी इफेक्ट जो एनिमेशन आपने डाले वो सभी दिखाई देंगी। यहाँ पर आपका एक एनिमेशन पेंटर भी आता है। जो एनिमेशन पेंटर होता है उसका काम क्या होता है कि पहले से अगर आपने कोई इफेक्ट डाल रखा है, अगर सेम का सेम वही इफेक्ट अगर दूसरे टेक्स्ट पे आप लगाना चाहते हैं तब आप एनिमेशन पेंटर का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य। यहाँ पर आपको स्लाइड मास्टर का उद्देश्य बताना है कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर उसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें आएगा आपका सभी स्लाइड में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए इसका उत्तर रहेगा। तो आप ये करेंगे। इसके बाद में अगला अपना जो प्रश्न है वो है कौन सा साइबर खतरा नहीं है। यहाँ पर आपको साइबर खतरा बताना है कौन सा नहीं है। मेलवेयर है ये होता है, मेलवेयरिंग सारे होते हैं, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें रहेगा आपका।
तो सारे खतरे हैं, इनमें से कोई खतरा ऐसा नहीं जो नहीं है। तो ये साइबर अटैक के खतरे होते हैं, इनको आप देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, वो आता है कि एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है। तो इसका जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग करता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा कि निम्न में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाला कौन से कानून है, यानी किस कानून के तहत भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रतिबंध और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखा गया है। तो उसके लिए जो अधिनियम बनाया गया है वो 2000 बनाया गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन अधिनियम यानी टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 तहत के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर में प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है, वो आता है एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पर आपको प्राथमिक उद्देश्य बताना है किसका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कंप्यूटर पर सभी फाइल और फोल्डर का बैकअप बनाने के लिए, पूरे हार्ड ड्राइव का एक स्क्रीनशॉट बनाने के लिए। यहां का जो उत्तर रहेगा वो आपका सी रहेगा। समस्याओं और त्रुटियों की स्थिति में पूर्ण स्थिति में सिस्टम को वापस लेने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए, यानी कि जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन अपना है वो आता है HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ है। यहां पर जो HTTP अपना जो प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आप देखेंगे। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वेब को चलाने के लिए आप किसका करेंगे, यानी कि वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर आपके होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ब्राउजर चल रहा है वो गूगल क्रोम चल रहा है। फिर आप यहाँ पर कौन सा कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हैं। और आपका जो विंडो का जो डिफॉल्ट ब्राउजर वेब ब्राउजर होता है कौन सा, जहां आपको नीचे इसका आइकन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी ब्राउजर है। यहाँ पर आपको क्रोम का आइकन दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको ये मोजिला फायरफॉक्स आइकन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के आइकन है वो मतलब ब्राउजर के आइकन है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इन ब्राउजरों का यूज आप कर सकते हैं, यानी वेब ब्राउजर का यूज है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बिना वेब ब्राउजर के हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है। सहेजने का मतलब होता है सेव करने के लिए। तो आप सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जो उत्तर हमारा है वो है ए, यानी कि Ctrl+S। Ctrl+S के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो वर्कबुक में जो हमने शीट बनाई है उस शीट को सुरक्षित कर सकते हैं, सहेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर पैन कार्ड का आ गया इसलिए पैन कार्ड की आपको क्या मुख्य उद्देश्य होता है पैन कार्ड का वो बताना है। पहला इसका उत्तर है वो आ रहा है कि आपका निवास के प्रमाण के रूप में सेवा करना, जो गलत है। सरकारी स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठाना, सरकारी स्वास्थ्य लाभ के लिए काम नहीं आता है। ये किसके लिए काम आता है, पैन कार्ड हमेशा टैक्स के उद्देश्य से आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना होता है, यानी पासपोर्ट बनाने के लिए भी नहीं आता। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका सी रहेगा। तो सी में आप कर लेंगे। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए हुए सेल को
पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की, यानी पेस्ट के लिए आपको शॉर्टकट के, भले ही आपने उसे कट किया हो या आपने उसको कॉपी किया हो, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को अगर आप कर सके स्थान पर लगाना चाहते हो उसे हम पेस्ट करना कहते हैं। तो पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी, Ctrl+V। तो यहाँ पर आपका रहेगा Ctrl+V। यहाँ पर अलग अलग शॉर्टकट क्या है, इन सब शॉर्टकट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी Ctrl+S होता है वो सेव करने के लिए यूज आती है, और Ctrl+C है वो कॉपी के लिए आता है, Ctrl+V है वो पेस्ट के लिए आता है, Ctrl+P है वो प्रिंट के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी की के बारे में देखेंगे कि कौन सी की क्या काम आती है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है MS Excel 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है। यानी एक्सेल के अंदर जो सेल एड्रेस होता है उस सेल एड्रेस को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेल एड्रेस सही है। आपको ध्यान रखना है कि सेल एड्रेस बताने से पहले आपको ये रखना है कि इसमें सबसे पहले कॉलम आएगा, उसके बाद में रो आएगी। तो आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले कॉलम किस में है और रो कहां पर है। तो देखो फर्स्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नहीं आ रहा, सेल आ रही है, बाद में कॉलम आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका सही है जिसके अंदर पहले क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है, उसके बाद में रो आ रही है। थर्ड ऑप्शन में भी आप देखें पहले कॉलम आ गया सही है, लेकिन फिर रो आ गई, ये भी सही है, लेकिन बाद में कॉलम आ गया, ये गलत हो गया। और यहाँ पर आप देखें पहले सेल आ गई, फिर कॉलम, फिर सेल, यानी कि सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। आपका जो सही आंसर है वो बी है, यानी कि पहले कॉलम आएगा उसके बाद में आपकी सेल आती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सही पहचान करेंगे कौन सा सेल एड्रेस आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स उदाहरण है। यहाँ किसके उदाहरण है, तो आप बताएंगे ये सभी क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी। यानी कि जो भारत में रुपए जो कार्ड चलता है उस कार्ड की जो शुरुआत है वो किस संगठन के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर मास्टर कार्ड, वीजा, और सही उत्तर आपका रहेगा वो रहेगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। तो इसका उत्तर रहेगा, तो यह आप देखेंगे NPCI में। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो है कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्सर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। यानी कि आप फेसबुक के ऊपर लिख सकते हैं, उसमें हैशटैग नहीं काम में लेते। एक आपका जो ट्विटर होता है इसमें आप अक्सर सीमा के अंदर हैशटैग लगा सकते हैं, हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। ट्विटर होता है वो 140 कैरेक्टर तक का हम लिख सकते हैं। कितने कैरेक्टर तक का लिख सकते हैं, 140 कैरेक्टर तक का हम इसमें है वो अपना ट्विटर है वो लिख सकते हैं 140 का। तो 140 तक का छोटा स्वीट होता है, 140 तक का हम इसमें लिख सकते हैं। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ट्विटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो राज ई साइन होता है ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक ऐप है जिसके द्वारा हम ई साइन की सुविधा रखते हैं। तो ई साइन आप इसमें करा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे तो वो आप देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ई साइन कराने के लिए आपको इसमें कौन सा ऑप्शन लेना है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, यह आपका उत्तर रहेगा। किसके लिए, राज ई साइन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं जिसको हम डिजिटल हस्ताक्षर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है वो आता है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल ऐप। राजस्थान संपर्क क्या होता है, ये एक राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐप पोर्टल है जिसके द्वारा आप शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए जो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया वो 181 दिए हैं, यानी 181 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 181 के ऊपर आपको कॉल करने की सुविधा सरकार ने दी है। आप इस सुविधा की कॉल कर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो समस्या है उसकी शिकायत है वो कर सकते हैं। ये शिकायत डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास रजिस्टर होती है। 24 घंटे के अंदर इसका निवारण करना
कंपलसरी होता है। इसलिए जब भी कोई से संबंधित आप शिकायत करें तो यहाँ पर आप अगर ई मित्र के द्वारा कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान संपर्क पोर्टल ऐप या आप पर्सनल फोन पे भी ओपन कर सकते हैं, या इसका ऐप आता है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी जानकारी भरकर शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करने के लिए आएगा वो आएगा आपका राजस्थान संपर्क ऐप। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी भारत में आधार कार्ड है वो किस उद्देश्य से बनाए गए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहचान स्थापित करना व सरकारी लाभ सेवाओं का लाभ उठाना। यानी कि इसकी एक पहचान थी कि जो अपनी एक पहचान स्थापित हो और जो सरकारी जो सेवाएं चल रही हैं उनका लाभ है वो कैसे उठाया जाए। तो इसके लिए भारत के अंदर है वो आधार कार्ड को बनाया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही है। अगला जो क्वेश्चन अपना आता है वो आता है कि आपको सही मिलान करना है कि किस प्रकार से आप मिलान करेंगे। तो मिलान करने के लिए आपको देखो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में। तो वही क्वेश्चन देखो यहाँ पर थोड़ा आ गया है कि एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है वो क्या कहलाती है, उसको हम शीट बोलते हैं या स्लाइड बोलते हैं या दस्तावेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मिलान करना होगा एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल बनेगी वो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में क्या दिखाना है, आर को दिखाना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आर कहाँ आ गया, फर्स्ट में आर ये आ रहा। सेकेंड अपना है कि एमएस एक्सेल 2010 एक्सेल में जो फाइल बनेगी वो क्या कहलाएगी, शीट कहलाएगी। तो सेकंड में क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो सेकंड में यहाँ देखो पी आ गया। इसके बाद में थर्ड अपना आता है कि एमएस पावर पॉइंट, किसमें पावर पॉइंट जो बनती है वो क्या कहलाती है, स्लाइड कहलाती है। तो थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो थर्ड में हमारा क्यू आ गया। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है किस फाइल को क्या कहते हैं। तो ये सही उत्तर अपना होगा वो ए होगा। तो ये इस प्रकार से आप मिलान करेंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयुक्त होती है। यानी किसी भी चीज को अगर आप कट करना चाहते हैं तो वो वर्ड हो चाहे एक्सेल हो पावर पॉइंट हो, सभी के लिए एक शॉर्टकट की यूज होती है, वो होती है कंट्रोल+X। एक बात और आप यहाँ ध्यान रखना कि जो भी चीज हम कट या कॉपी करते हैं वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है क्लिप बोर्ड ग्रुप में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, जिस चीज को हम कट या कॉपी करते हैं तो वो एक स्टोरेज होती है, क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाके स्टोर हो जाती है, उसको हम वहां से पेस्ट कर सकते हैं। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य बताना है कि फाइंड और रिप्लेस किस काम आता है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो फाइल और है वो क्या काम आएगी आपकी। तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च करने का और रिप्लेस करने का, यानी कि आप फाइंड के द्वारा क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट वाक्य को या शब्द को खोज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसके स्थान पे दूसरा वर्ड रखना हो तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये फाइंड और रिप्लेस के लिए आता है। फाइंड के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+F होती है और रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+H होती है। अगर आपको याद नहीं तो आप एक पेज पे लिख भी सकते हैं कि फाइंड के लिए कंट्रोल+F होती है और रिप्लेस के लिए कंट्रोल+H होती है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखाई देगा, मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ। यानी आप डॉक्यूमेंट जो भी प्रिंट करना चाहते हैं उससे पहले जो प्रिंट देखा जाता है उसे हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू लेआउट। यानी प्रिंट होने से पहले हम उसका लेआउट चेक कर सकते हैं कि अपना जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा वो किस प्रकार से प्रिंट होगा। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यानी ई मित्र के द्वारा आप किस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आप बिल का भुगतान है वो कर सकते हैं आसानी से, घर बैठे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ई मित्र के द्वारा आप बिल का भुगतान कर सकते हैं। फिर आप सेकेंड ऑप्शन इसमें आ रहा है प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, कोई भी जैसे जाति, मूल, आय, जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, विवाह पंजीकरण के लिए, तो आप इसके द्वारा ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए, अभी हम शिकायत दर्ज करने के लिए बात कर रहे थे, वो शिकायत आप ई मित्र के द्वारा भी कर सकते हैं।
तो इसमें सारी सुविधाएं आपको ई मित्र के अंदर मिल जाएगी, इसलिए इसमें आएगा उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी इसमें सही रहेगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए किस रिबन टैब में विकल्प होते हैं, जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर। यानी फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर है वो आपको किस में मिलेंगे? तो MS वर्ड के अंदर होम के अंदर आपको हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट्स की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी। तो यहाँ पर आपको कॉपी के लिए शॉर्टकट की बतानी होती है कि कॉपी के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कॉपी के लिए हम करते हैं Ctrl+C। Ctrl+X है वो कट के लिए यूज होता है, और Ctrl+V है वो पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+S है वो सेव के लिए होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर रहेगा, वो रहेगा Ctrl+C, यानी कि प्रतिलिपि तैयार करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, कॉपी तैयार करने के लिए आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि MS वर्ड 2010 में सेव एज। अब देखो वर्ड में सेव और सेव एज, अगर फाइल को आप पहली बार सेव कर रहे हैं तब तो आप सेव का यूज करेंगे, अगर सेकंड बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं तब आप सेव एज का यूज करेंगे। तो सेव एज डायलॉग को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? तो यहां पर एक फंक्शन की आती है F12 फंक्शन की के द्वारा हमें वो सेव एज डायलॉग को ओपन कर सकते हैं। आपको Ctrl+S का पता है, यहाँ पर Ctrl+O है वो ओपन के लिए आता है, यानी फाइल ओपन करने के लिए। Ctrl+A आता है वो संपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A का यूज किया जाता है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस, यानी कि जो हमने अंतिम जो काम किया है उसे वापस लाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर हम देखो Ctrl+Z, जिसको बोलते हैं अंडू की, यानी अंडू के द्वारा जो आखिरी जो वर्क हमने किया उस प्रतिक्रिया को हम वापस ला सकते हैं। और Ctrl+Y ये रीडू के लिए यूज होती है, जो काम हमने अंडू किया है उसको रिपीट यानी वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे? Ctrl+Y यानी रीडू करेंगे। तो यहाँ पर दो आपके उत्तर मतलब ऑप्शन होते हैं और उनके अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग है। अगर आपने आखिरी प्रतिक्रिया को वापस लेके आना है तब तो आप किसका यूज करेंगे? Ctrl+Z का यूज करेंगे। अगर आपने पहले से कोई काम को अंडू कर रखा उसे वापस रिपीट वापस लेके आना चाहते हैं तब आप Ctrl+Y का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप अलग अलग दोनों के लिए यूज करेंगे। Ctrl+Z है वो अंडू के लिए होता है, Ctrl+Y है वो रीडू के लिए होता है। तो यहाँ पर दो आपके प्रश्न बनते हैं, दोनों के अलग अलग उत्तर बनेंगे। अभी एक्सटेंशन हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अब की बार पिछली बार उन्होंने पूछा था पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। यहां पर हम पूछ रहे हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी कि जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि XLX ये किसके लिए होता है? पावर पॉइंट के लिए होता है। .docx ये MS वर्ड के लिए होता है, और PPTX ये पावर पॉइंट के लिए होता है, और PDF ये इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर नहीं ध्यान है तो आप एक बार फिर देख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियां और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है। यानी आप कॉलम पंक्तियों को एक स्वरूप दे सकते हैं, एक आदेश दे सकते हैं, तो वो होता है आपका होम रिबन टैब। यानी होम टैब के अंदर आपको कॉलम को स्वरूप को तैयार करने, कॉलम छोटे बड़े करने हैं, उस प्रकार से कोई आदेश देना, उसमें कुछ लिखना हो तो आप होम टैब के द्वारा इसमें वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब अपना फॉर्मूला यानी किस फॉर्मूले के द्वारा, यानी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला आधारित होता है, तो एक्सेल के अंदर आप एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यानी टोटल जोड़ के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो कौन सा करते हैं? वो हम करते हैं सम का फॉर्मूला। यानी सम फॉर्मूला द्वारा हम किसी भी वैल्यू को टोटल कर सकते हैं, उसका जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल का एक नियम भी होता है कि कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे पहले हम इक्वल का निशान लगाते हैं, यानी कि बराबर का निशान लगाते हैं। तो बराबर का निशान लगाने के बाद में आपको फॉर्मूला यूज करना है। टोटल के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो सम का यूज किया है,
उसके बाद में किसी भी संख्या का अगर आपको एवरेज निकालना हो, एवरेज यानी कि औसत निकालना हो, तो औसत निकालने के लिए आप एवरेज फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर एवीजी से काम नहीं, एवरेज आपको फुल पूरा लिखना होता है। जब भी आप फॉर्मूला यूज करें तो आपको एवरेज वो फुल लिखना है। यहाँ पर किसी भी संख्या का आपको मैक्सिमम नंबर निकालना हो, यानी कम से कम कितनी है, अधिक से अधिक कितनी है। मिनिमम कम से कम होती है, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक होती है। अगर आप सेल में ये पता करना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी अधिकतम वैल्यू कौन सी है, तब आप मैक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैक्स फॉर्मूले के द्वारा हम सेल में जितने भी डाटा में से सबसे बड़ा डाटा कौन सा है उसका पता लगा सकते हैं। काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट फॉर्मूला होता है वो सेल में आपने कितनी संख्या लिख रखी है वो काउंट करके बताता है कितनी सेल में संख्या लिखी गई है। तो ये जैसे आपने 2 सेल को सिलेक्ट किया और उसमें काउंट का लगाएंगे तो वो 2, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। अगर आप 10 सेल में डाटा लिख रहे उसका उत्तर है वो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संख्या को काउंट करके बताता है कितनी संख्याएं आपने लिखी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय, स्क्रॉल मतलब होता है ऊपर नीचे करना, स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के पंक्ति और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। यानी कि फ्रीज का मतलब होता है कि आप रो और कॉलम को एक जगह जमा सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। उससे जब फ्रीज कर देंगे तो वो नहीं होगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा फ्रीज पेन। यानी फ्रीज पेन के द्वारा आप रो और कॉलम को एक स्थान पर फिक्स कर सकते हैं। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वो अपने स्थान पे फिक्स रहेगी, बाकी सेल है वो स्क्रॉल यानी ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन जिस सेल को और कॉलम को आपने फ्रीज किया है वो एक जगह फिक्स हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रयुक्त है। यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पर कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए यानी फिर से व्यवस्थित करने के लिए, तो ये जो आपका होता है इसमें उत्तर होगा नॉर्मल। यानी फिर से आप इसको नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं, नॉर्मल में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान सरकार के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई-गवर्नमेंट योजना कौन सी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान संपर्क ऐप के द्वारा हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन को घुमाकर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत का निवारण, यानी कि जो राजस्थान के निवासी होते हैं जो शिकायत दर्ज करते हैं उनका जो निवारण होता है, उनके लिए पारदर्शी एकदम से साफ सुथरा जो जवाब साधन देने वाली है वो वेबसाइट कौन सी है। तो आप राजस्थान संपर्क ऐप से इसको कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से वेद खोज इंजन है। यहाँ पर आपको खोज इंजन यानी सर्च इंजन के बारे में बताना है कि कौन सा। देखो ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्ले, ट्विटर, फेसबुक ये क्या होते हैं, ये सोशल साइट होती हैं तो जिसके ऊपर हम अपने कोई भी सोशल मीडिया संबंधित न्यूज है वो डाल सकते हैं। गूगल प्लस आपका इसके ये होता है कौन सा, सोशल मीडिया की तरह ही होता है। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गूगल यानी सर्च इंजन होता है। बिंग, याहू ये 3 प्रकार के सर्च इंजन है जिसमें आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचना है वो खोज सकते हैं। तो ये अपने क्या रहेंगे, खोज इंजन ही सर्च इंजन रहेंगे। इसके बाद में अपना अगला है क्वेश्चन है वो आता है PNR रेलवे द्वारा। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्देशित 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर होता है। PNR इसका संक्षिप्त नाम है, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जो PNR नंबर जनरेट होता है जब टिकट हम बनवाने जाते हैं उस वक्त PNR नंबर दिया जाता है, वो पैसेंजर का नेम रिकॉर्ड होता है कि इसकी किस नाम से टिकट है वो आपको इसमें शो हो जाती है PNR नंबर से। अपना अगला क्वेश्चन है NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। यानी चुनावों के लिए जो चुनावी जो सूची होती है
उसमें नाम खोजने के लिए हम किसका करते हैं, एनवीएसपी पोर्टल का हम यूज करते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा चुनावी सूची में नाम खोजना। इसके बाद में यहां पर आपको फिर से क्या करना है, आपको इसके अंदर सही बताना है कि कौन सा वाक्य सही और कौन सा वाक्य गलत है। तो यहां पर फर्स्ट वाक्य दिया गया है, निम्न, इसमें देखो आपको पढ़ना है कि निम्नलिखित बयानों में से रैम और रोम के संदर्भ में कौन सा सही है। आपको बताना है कि रैम और रोम के संदर्भ में कौन सा है। तो पहला इसमें आ रहा है कि रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, क्या यह बात सही है या गलत है। दूसरा आता है कि रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। तीसरा है रैम BIOS यानी कि बायोस को संग्रहित करता है। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहां पर आपको चौथा दे रखा है रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने लिखने की अनुमति देता है। तो यहां का जो आप पांचवा है कि बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपने डाटा खो देते हैं। तो ये आप इसमें देखेंगे। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो केवल क्या रहेगा, केवल 2, 3 और 4, यानी 2, 3, 4 ये वाक्य क्या है, सही है, बाकी गलत है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है, वो आता है मिलान कर, ये आपको बताना होता है इसमें से क्या कौन सा क्रम के अंदर क्रम को श्रृंखला के रूप में आपको बताना है। तो इसमें आएगा निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिए। आपको परिभाषाओं पर विचार करना है कि व्यक्तिगत पत्रों का एक बेंच बनना और प्रिंट करना। फिर आता आपका चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तीसरा आपका आता है आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला। यहाँ पर 1, 2 और 3 क्रम से निम्न से संबंधित है, यानी 1, 2, 3। पहला जो आ रहा है व्यक्तिगत पत्रों को तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेल मर्ज करते हैं, यानी कि जो मेल मर्ज के द्वारा एक ही पत्र को कई व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं और प्रिंट करना। दूसरा होता है चैलेंज रिसिप्ट इमेज। इसके लिए हमें कैप्चा होता है, कैप्चा के द्वारा किसी भी वेबसाइट पे जब हम इंटर करते हो तो उसके लिए एक सिक्योरिटी कोड के रूप में एक कैप्चा होता है। उस कैप्चा को भरने के बाद ही हम उसमें आगे कर सकते हैं। फिर तीसरा आदेशों को निर्देशित करने के लिए इसमें आपको ये मैक्रो मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि मेल मर्ज, कैप्चा और मैक्रो। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कि विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम्स एंटीवायरस है, इसका नाम है, कौन सा नाम है, इसको बोलते हैं विंडोज डिफेंडर। ये आपका एक एंटीवायरस होता है जो डिफॉल्ट होता है आपके विंडो 10 के अंदर आपको मिलेगा। ये बिल्ट होता है विंडो 10 में आप मिलेगा, आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है, वो आता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। यानी फायरवॉल होता है, वो आपके बाहरी जो खतरे होते हैं, जो बाहरी जो आक्रमण एंटीवायरस होते हैं उनसे बचाने का काम करता है, वो फायरवॉल करता है। यानी फायरवॉल आपके सिस्टम को दुर्भावना से बचाता है, इसलिए इसमें फायरवॉल आएगा। इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है, वो आता है ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए पोर्टल कौन सा सही है। जो ट्रेनें होती हैं वो कब आएगी, कब जाएगी, उसकी जो पूछताछ के लिए एक वेबसाइट दी गई, किस वेबसाइट के द्वारा आप कर सकते हैं। पहली वेबसाइट यहाँ पे दिखा रखी भामाशाह.राजस्थान। ये भामाशाह कार्ड है उनके लिए पहली वेबसाइट होती थी, बनाने के लिए काम आती थी। दूसरा RPSC जो हम एग्जाम करवाते हैं, RPSC उन गवर्नमेंट साइट होती है। तीसरा हमारा है train.gov और फिर अपना चौथा डी जो सही उत्तर आपका है indianrailway.gov.in। indianrail.gov.in इस वेबसाइट के द्वारा आप है वो रेल के बारे में पूछताछ है, वो इंक्वायरी है वो कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आप उनकी इंक्वायरी देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों को प्रस्तुति को कहा जाता है। यानी कि जो हम
प्रेजेंटेशन में जो स्क्रीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लाइड शो। यानी स्लाइड के शो के द्वारा आप अपनी प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, इसलिए इसमें आप शो कर सकते हैं, इसमें आएगा आपका स्लाइड शो। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि 1 GB बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि 1 GB, अब 1 GB बराबर क्या होता है। तो 1 GB बराबर हम सब जानते हैं कि 1024 MB है, वो मिलकर 1 GB बनाती है। लेकिन इसको थोड़ा बिट्स के बाइट के अंदर दे रखा है, तो बाइट का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 230 बाइट मिलकर 1 GB का बनाती है, 1 GB बनती है। तो इसका उत्तर आप देख लेंगे, 230 बाइट्स मिलकर 1 GB का बनाती है। फिर अगला जो क्वेश्चन आ गया वो अपना आ गया कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है, यानी कि कथन सत्य। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसके प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में तेज पहुंच समय और कम भंडारण क्षमता होती है। दूसरा, इसके अंदर है प्राथमिक भंडारण इकाई की क्रमिक पहुंच होती है। तीसरा, इसमें है द्वितीयक भंडारण इकाई या नॉन वोलेटाइल भंडारण है, यानी कि स्टोरेज होती है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा केवल 1 और 3, ये वाक्य सत्य है, बाकी दूसरा वाक्य है वो गलत है। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का कार्य नहीं है, यानी जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है उसका कार्य नहीं है। आप पढ़ेंगे, आप इसे किसी भी समय 24/7 का उपयोग, यानी 24 घंटे में 7 दिन ये आपका ऑनलाइन है वो ओपन रहता है, ये बात सत्य है, सही है, ये लाभ हमें बैंक द्वारा मिलता है। अगर आपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग ले रखी है तो आप किसी भी दिन 24 घंटे कभी भी दिन रात अगर जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहिए आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, दूसरों की तुलना में कम समय लगेगा। नेट बैंकिंग में आप आसानी से काम कर सकते हैं। यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है। आप जो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा, इसमें आपको बताना है इसका लाभ नहीं है, इसका लाभ नहीं। बाकी तो 3 ये लाभ में आते हैं, लेकिन जो चौथा आपने दे रखा है कि आप सिस्टम को डीमोडुलेटर और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। मॉड्यूलेट और डीमोडुलेटर यानी ये किसकी होती है, मॉडल में फुल फॉर्म होती है, डीमोडुलेटर और मॉड्यूलेटर। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, आप देखेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं पिक्सल्स। यानी पिक्सल स्क्रीन की छवि यानी कि इमेज को बनाते हैं, यानी छोटे छोटे पिक्सल मिलकर एक इमेज यानी कि स्क्रीन का निर्माण करते हैं। जितने अधिक बिंदु होते हैं पिक्सल की स्क्रीन उतनी क्वालिटी अच्छी होती है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है वो है MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है। जब आप स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे तब आपको टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन नजर आती है जिससे टेक्स्ट आपको पहले से क्या हुआ कटा हुआ नजर आएगा। तो स्ट्राइक थ्रू जब आप यूज करेंगे तो आपका जो उत्तर रहेगा ये क्या रहेगा, चयनित टेक्स्ट यानी सेलेक्ट टेक्स्ट के मध्य में बीचों बीच आपको एक रेखा नजर आएगी जिससे ऐसा प्रतीत होगा टेक्स्ट पहले से कटा हुआ है। तो ये आपका MS वर्ड का हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट होने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिंट करते हैं और प्रिंट होने से पहले कैसा दिखाई देगा यह जांचने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जांचने के लिए हम जो करते हैं वो कमांड होती है प्रिंट प्रीव्यू। यानी प्रिंट प्रीव्यू कमांड के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अपना जो डॉक्यूमेंट वो है वो प्रिंट होने से पहले कैसा दिखाई देगा। अगला जो अपना क्वेश्चन होता है वो आता है, मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए इनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग होता है। यानी कि मूल जो दस्तावेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं। यानी दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के लिए SASS
यानी सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर PaaS सेवा के रूप में, प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाउड क्षमता होती है, वो होती है राजमेघ। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा राजमेघ। इसके बाद में हम अगला प्रश्न अपना होता है, वो होता है यदि आप MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं, अगर आपने स्लाइड चला रखी है, उस स्लाइड को बीच में ही समाप्त करना चाहते हैं, तो आप कौन सी की को दबाएंगे? तो कीबोर्ड के अंदर कोने के ऊपर एक की होती है जिस पे लिखा होता है ESC यानी कि एस्केप की। एस्केप की के द्वारा आप प्रेजेंटेशन स्लाइड को समाप्त कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी PDF फाइलों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो PDF फाइलों को जो देखने के लिए होता है वो होता है एडोब रीडर, यानी एडोब रीडर सॉफ्टवेयर के द्वारा आप PDF फाइलों को है वो ओपन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, विकल्प को मिलान करना है, उनका चयन करना है। तो इसमें नीचे दी गई तालिका में सही मिलान का चयन करना है, यानी कौन सा सही मिलान है। पहला है राजधरा, फिर आता राजमेघ, राज ई वॉलेट। तो राज ई वॉलेट पहला इसमें आ गया आपका राजस्थान क्लाउड स्टोरेज, फिर राजस्थान, फिर GISS DSS, फिर आर्ट टूरिज्म। तो इसका जो फर्स्ट में आएगा, इसमें यहाँ पर एक नंबर लगा हुआ, देखो यहाँ एक नंबर में जो लगा हुआ है उसमें आपका आ गया Q। तो Q के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे राजधरा के लिए आएगा इसमें राजस्थान GSS वाला, यह आ गया GISS। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा D, यानी कि आपको यहाँ पर फर्स्ट में Q, सेकंड में P और थर्ड में R है वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप इसमें करेंगे तो आप सही मिलान देख लेंगे। इसके बाद में था सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या के डाटा के आधार पर 12 अंकों यानी 12 अंकों का जो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आप बताएंगे 12 होते हैं। तो यहाँ 12 अंकों को विशिष्ट पहचान संख्या जो जारी की गई वो आधार की गई है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आधार रहेगा। तो आंसर आप आधार लेंगे। इसमें दोनों तरह से पूछ सकते हैं, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आपको बताना है कि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, और 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या पहचान होती है, वो कौन सा होता है, वो आधार कार्ड होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप दोनों तरीकों से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है, एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे निम्न में उपविभाजित किया जाता है। यानी हार्ड डिस्क में जो टेक्स्ट होता है उसको विभाजित करने के लिए और निम्न में उपविभाजित करने के लिए जो होते हैं वो सेक्टर होते हैं। यानी सेक्टर के अंदर आप हार्ड डिस्क में डाटा को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। डाटा विभाजित करने के लिए इसमें सेक्टर बनाए जाते हैं, सेक्टर बने होते हैं, सेक्टर के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है और इन्हें विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन होता है वो आता है, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है, यानी आप सेल में कुछ लिख रहे हैं और वो संख्या बड़ी है, सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल को भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान दिखाने योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी आप क्या करेंगे, एक से अधिक सेल को सिलेक्ट करके उनको क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने में वो सेल क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी और उसका डाटा है वो एक सेल में दिखाई देने लग जाएगा। तो हम यहाँ पर मर्ज सेल करेंगे। इसके बाद में आपका आता है वाईफाई का फुल फॉर्म, यानी कि जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करने के लिए हम वाईफाई का यूज करते हैं, वाईफाई के द्वारा हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है उसके बारे में यहाँ इसकी फुल फॉर्म बताई गई है, वो है वायरलेस फिडिलिटी। किसकी होती है, वाईफाई की। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी के द्वारा आप है वो कर सकते हैं, वाईफाई और चला सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है, इंटरनेट चलाने के हम वाईफाई का यूज करेंगे और इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। आप देखो ईमेल में अनचाहे जो आते हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं स्पैम में। स्पैम में आपकी वह मेल आती है जो अनचाही आती है, कभी कंपनी की मेल आती है, कहीं कहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए आ जाती है, तो वो आपका मिलेगा, वो स्पैम में मिलेगा। तो स्पैम में अनचाही मेल आती है, तो आप देख लेंगे। इसके बाद में आपको बताना है एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। यानी कि आपको मुद्रित यानी लिखा हुआ उसको चित्र या फोटो को डिजिटल रूप में बदलता है। यानी डिजिटल रूप में बदलने का जो काम करेगा, जैसे आपकी फोटो सिग्नेचर है उसे अगर आप डिजिटल रूप में बदलना चाहते हैं तो उसको स्कैनर किया यानी स्कैन किया जाता है। और स्कैन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्कैनर का प्रयोग करेंगे। स्कैनर के द्वारा आप अपने इमेज को, सिग्नेचर को आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल रूप में बदल सकते हैं। तो यहां पर आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा स्कैनर। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है डॉक्यूमेंट में सेव करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी डॉक्यूमेंट में जब आप डाटा को सेव करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसमें पहला आपका जो उत्तर है वो ये है, यानी किसी दस्तावेज को मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना, यह आपका इसके अंदर उत्तर रहेगा। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट, आपको कोष्टक के अंदर आपको इन्वर्टेड कोमा VMOU फिर इन्वर्टेड कोमा फिर कोमा 2 दिखाई दे रहा है। यहां पर दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो आपका लेफ्ट होता है और एक आपका राइट होता है। लेफ्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, राइट फॉर्मूला कौन सा होता है, वो आप इसमें देखेंगे। तो लेफ्ट फॉर्मूले के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट फॉर्मूले के लिए हमें क्या यूज करना है, उसके लिए देखो हम जैसे लेफ्ट, इसकी कौन सी साइड लेफ्ट होती है, कौन सी राइट होती है। तो जहां से हम लिखना शुरू करते हैं वो लेफ्ट साइड कहलाती है और जो अंतिम होती है वो राइट कहलाती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लेफ्ट के लिए यूज हो रहा है कि लेफ्ट के लिए। तो आपको लेफ्ट साइड से दो कैरेक्टर बताने होते हैं कि कौन से दो कैरेक्टर है। यहाँ अगर राइट साइड आती तो आपको राइट साइड से दो कैरेक्टर होते हैं, तो राइट साइड के दो कैरेक्टर हो जाते हैं कौन से, और यू। लेकिन अभी जो पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है, लेफ्ट साइड से कौन से कैरेक्टर आपको बताने के फंक्शन के अंदर जो आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा VM। तो VM क्या होता है, लेफ्ट साइड से आपको दो कैरेक्टर होते हैं। अगर ये राइट साइड का पूछता है, यहाँ पर फॉर्मूला अगर राइट का होता तब आपका जो रिजल्ट आता वो आता O और U। लेकिन अभी हमारे यहाँ लेफ्ट को पूछा गया है, इसका जो सही रिजल्ट है, सही उत्तर है वो है V और VM। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है सॉरी आप देखें हमने 65 तक हमने कर लिए हैं। 65 के बाद में अगला जो हम करने जा रहे हैं वो है 67। 65 होगा 67, जी हाँ। तो 67 यहां से हम करेंगे। तो यहां अपना है वो कि मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रतिक्रिया को कहा जाता है। यानी कि जो मानव और मशीन, इसमें एक आपको एक कैप्चा कोड भरना होता है जिससे मानव द्वारा भरा जाता है। तो ये मशीन और मानव के बीच में एक होता है, प्रयुक्त चुनौती होती है। कैप्चा भरने के बाद ही आप कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल पे कोई वन टाइम पासवर्ड आता है जिसको बोलते हैं OTP, वो अलग होता है। QR कोड हम स्कैन करके किसी को पेमेंट वगैरह करने होते हैं। पासवर्ड अपना कोई सिक्योरिटी के लिए हम करते हैं। लेकिन अभी जो है वो अंतर करने के लिए इसमें क्या आता है, सही उत्तर इसका होगा वो होगा B यानी कि कैप्चा। अगला अपना क्वेश्चन है वो है MS ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का, तब तो आप PPTX बताते हैं। यहाँ PPTM किसका आएगा, पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का आता है, वो आता है .pptm। तो यहाँ पर आपका .pptm है वो उत्तर सही रहेगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है। यानी डिजिटल भुगतान आप किसके द्वारा नहीं कर सकते। तो इसमें आएगा उत्तर ITGS के द्वारा हम डिजिटल भुगतान नहीं कर सकते। MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है। तो यहां पर आप देखो MS वर्ड में आपने मार्जिन पढ़ा होगा। मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं,
मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है और टॉप मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट होता है, बॉटम होता है। जो पांचवा होता है वो आपका होता है गटर मार्जिन। तो ये जो गटर का संबंध है वो मार्जिन से, इसलिए इसमें क्या आएगा, उत्तर आपका मार्जिन आएगा। ठीक है, तो यह आपके क्या होता है, मार्जिन होती है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर। 5 प्रकार की मार्जिन होती है। 5 प्रकार की मार्जिन को आप यहां देखेंगे। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है कि MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत यानी स्टार्टिंग से करने के लिए इसमें होता है, वो होता है आपका, अगर आप किसी स्लाइड को स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो उसके लिए आपका आएगा F5, यानी फंक्शन की में होता है F5। तो F5 का यूज है स्लाइड को स्टार्टिंग से करने के लिए क्या जाता है। अगर वर्तमान स्लाइड से कर रहे हैं, जिस स्लाइड पे आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी स्लाइड से अगर करना चाहते हैं तो Shift प्लस F5 होगा। तो जो इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, वो क्या होगा, F5, Shift प्लस F5। यानी कि अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं तो F5 का यूज करेंगे। अगर आप वर्तमान स्लाइड से कर रहे हैं कि वर्तमान स्लाइड से क्या होगा, तो वर्तमान स्लाइड से करने के लिए आपको Shift प्लस F5 का यूज करना है। तो इस प्रकार से आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है MS Excel 365 में निम्न में से कौन सा स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंसिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड सूत्र और सुविधाएं सम्मिलित होते हैं। कहाँ होता है, तो इसमें होता है, वो होता है रिबन। यानी कि आपके जो रिबन होता है वो कहाँ आपको दिखाई देता है, स्क्रीन के ऊपर की ओर, यानी टाइटल बार के ऊपर, और ऊपर होता है, टाइटल बार के नीचे की ओर दिखाई देता है, वो होता है आपका रिबन। तो रिबन टाइटल बार के नीचे होता है, ऊपर ऊपर होता है, तो वो इसमें आएगा रिबन। रिबन टैब होता है। अगला क्वेश्चन अपना है, वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बुकमार्क के लिए वेब ब्राउजर में अगर आप किसी वेबसाइट या वेब पेज को बुकमार्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस करेंगे। जैसे आप Ctrl+D को प्रेस करेंगे आप वेब पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन होगा कि वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से कौन वेब पेजों को डिस्प्ले करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें जो डिस्प्ले करने के लिए जिम्मेदार है वो है रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन के द्वारा आप वेब पेजों को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि काफी टाइम हो चुका है वीडियो को बनाते हुए। अगला अपना है वह आपका लॉगिन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करता है। यानी कौन करता है, जो की लॉगर्स होते हैं वो आपके पासवर्ड और जो आपका लॉगिन नाम होता है उसको क्या कर लेते हैं, ये आपके द्वारा जो भी डालते हैं उस रिकॉर्ड को सेव कर लेते हैं। टाइप की जाने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं ये। इसके बाद में आपका आता है एक नेटवर्किंग डिवाइस जो अन्य कंप्यूटर को जोड़ने या संचार करने वाली डिवाइसों के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। जो स्विच होता है उसके द्वारा आप एक नेटवर्क को आपस में कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा वो स्विच रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। तो इसमें मैग्नेटिक डिस्क देखो, इसमें आपका आता है डीवीडी है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती। इसमें किसी मैग्नेटिक का इंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका डीवीडी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक रीडिंग डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट को करेक्टर द्वारा करेक्टर स्कैन करने में रीड करता है। यानी करेक्टर को स्कैन करने का जो करेगा वो करेगा OMR, यानी पेन या करेक्टर को पेन द्वारा जो निशान करते हैं या करेक्टर लिखे जाते हैं उनको स्कैन करने का काम है वो कौन करता है, आपका ऑप्टिकल यानी OMR करता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर करता है। इसके बाद में अपना आता है कि पोर्ट एक बार में एक बाइट के बिट को बिट्स की सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है। यह डेटा को लंबी दूरी पर धीमी गति से ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो इसमें आएगा वो आएगा सीरियल, यानी सीरियल के द्वारा आप धीमी गति से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसमें आपका आ जाएगा सीरियल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है, वो आता है बायोमेट्रिक डिवाइस। यानी बायोमेट्रिक डिवाइस किस में आती है, इनपुट में आती है। तो क्योंकि इसके द्वारा हम फिंगर को क्या करते हैं, इन करते हैं, और जो हमारे फिंगर होते हैं उनको पढ़ने का काम है वो बायोमेट्रिक डिवाइस करती है, इसलिए आपकी आती है वो इनपुट डिवाइस में आती है। तो बायोमेट्रिक है वो इनपुट डिवाइस में आएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है कि एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप कंप्यूटर संसाधन को साझा प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें आपका रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सॉफ्टवेयर संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है जिसे अपडेट की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ फ्लैश मेमोरी, रोम। तो यहाँ रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम होती है, जो आपके प्रयोग डाटा को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें डाटा एक बार फीड कर दिए जाते हैं, उसके बाद में इसको बदला नहीं जाता। इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। यानी इस मेमोरी डाटा को केवल हम रीड कर सकते, पढ़ सकते हैं। अगला है, कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है। तो आपका इसमें होगा वो होगा रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी क्या होगा, आपको जो बाहरी जो हमले होते हैं, सर्वर पर जो हमले होते हैं उनसे बचाता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो एमएस वर्ड है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। ये आपको मार्केट से परचेज करना होता है या इंटरनेट से डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, तो एप्लीकेशन के अंदर आएगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहकों को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो इसमें आएगा वो आएगा फाइल सर्वर। फाइल सर्वर है वो आपको क्या करता है, यानी कि सर्वर से जुड़े हुए ग्राहकों को सर्वर तक पहुंचाने में आपकी मदद करता हुआ आता फाइल सर्वर। कंप्यूटर अनुप्रयोग में बुकमार्क वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित होती है। यानी आपकी जो वर्कबुक होती है वो होती है वर्कबुक, नाम आते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या आएगा, एमएस एक्सेल आएगा। तो एक्सेल में वर्कबुक बनती है, इसलिए एमएस एक्सेल करेंगे आप, तो आपका उत्तर रहेगा एमएस एक्सेल। इसके बाद में अपना आता है वो आता है विंडोज एक्सप्लोर के दृश्य में ग्राफिक और एचटीएमएल फाइलों की लघु छवियों और फाइलों सामग्री को पुनर्वलोकन देख सकते हैं। यानी किसमें देखेंगे, थंबनेल में देखेंगे। इसका एक थंबनेल बनता है, उसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी छवियों को देख सकते हैं, तो थंबनेल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। जो साउंड फाइल होती है यानी कि ऑडियो जो फाइल होती है उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .wav। यह आपका साउंड फाइल यानी कि एक्सटेंशन, साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। विंडोज में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। जो विंडोज में होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम एंड फीचर का उपयोग करेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। यानी कंप्यूटर का साक्षर किसे कहा जाएगा, अगर वह व्यक्ति जरूरत आधारित एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सक्षम है तो उस व्यक्ति को हम साक्षर, कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहां पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विंडोज 7 है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर किसी लाइन को आप मैनुअल ब्रेक कर रहे हैं तो उसके लिए आप Shift+Enter का यूज करेंगे। अगर किसी पैराग्राफ को अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक करने के लिए आप Ctrl+Enter का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल लाइन ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा Shift+Enter। तो आप Shift+Enter करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है, निम्नलिखित में से
किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आपको यहां पर क्या बताना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये आपका ये उत्तर हो जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, यानी कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की है। तो यहां पर देखो प्राइमरी मेमोरी भी आती है, सेकेंडरी मेमोरी भी आती है। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, बोथ, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों इसका उत्तर है। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर रहेगा सी, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता है, यानी डेटा और सूचना को स्थायी रूप से स्टोर कौन करता है। तो डेटा और सूचना जो स्थायी रूप से स्टोर होती है वो किस में होती है, हार्ड डिस्क में होती है, जो कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम डाटा और सूचनाओं को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय व तार्किक, अंकगणितीय जो होते हैं कैलकुलेशन संबंधी जो काम होते हैं, तार्किक होते हैं, उनको करने के लिए जो होता है वो ALU होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का हम यूज करते हैं, ये आपका ALU डिवाइस होती है जिसके द्वारा अंकगणितीय और तार्किक कार्य किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है कि आपके द्वारा जो OCR होता है, आपके द्वारा हाथ से लिखित तो जो टेक्स्ट होता है उनको रीड करने का, पढ़ने का काम है वो OCR के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो अंतिम जो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, उनका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर को बनाने वाला और उसका आविष्कार करने वाला है, उनका नाम है जिसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। बनाने वाला कहता है चार्ल्स बेबेज। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।